नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, यह राजनीति का यक्ष प्रश्न बन गया है। बनारस से उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेसी खेमे में मंथन और चिंतन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन अब तक किसी भी चेहरे पर पार्टी हाईकमान की मुहर नहीं लग पाई है। आए दिन कांग्रेस के कुछ चेहरे खुद ही मोदी को चुनौती देने की ख्वाहिश जताते हुए कैमरों पर अवतरित हो जाते हैं, कुछ इस अंदाज में कि पार्टी मौका तो दे। कांग्रेसी राजनीति के नेपथ्य में कहीं वक्त गुजार रहे राशिद अल्वी आज बनारस के अखाड़े में मोदी के खिलाफ पहलवानी का पैगाम लिए कैमरों के सामने आए, बयान दिया, पार्टी हाईकमान के नाम लिखी चिट्ठी मीडिया को दिखाई और कह गए कि मैं तो तैयार हूं, बस पार्टी इजाजत दे दे। दिग्विजय सिंह तो पहले से ही न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि मैं तो तैयार हूं, बस पार्टी तय तो करे। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस में मोदी को बनारस से चुनौती देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन ऐलान बाकी है कि लड़ेगा कौन। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से रोज आजकल चल रहा है। इस बीच जेल में बंद माफिया नेता मुख्तार अंसारी की पार्टी ने मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार की पेशकश कर सबको चौंका दिया है। एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल, तीसरी ओर साझा उम्मीदवार का प्रस्ताव और सन्नाटे में कांग्रेस। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बनारस में मोदी को रोकने के लिए बनेगा साझा मोर्चा, और क्या कांग्रेस को मोदी के खिलाफ नहीं मिल रहा मजबूत उम्मीदवार। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अगर वाराणसी से लड़ने के लिए कहा जाएगा, पार्टी का आदेश होगा तो लड़ लेंगे। मैंने अपनी ख्वाहिश, अपना कमिटमेंट जाहिर किया है कि अगर मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं मुकाबला करूंगा। See, I wish I could contest, but I do not speak Hindi. I cannot campaign in Hindi. And I'm sure Mr. Narendra Modi would not like to contest in Shivaganga either. हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का शायद ये पहला चुनाव होगा जब बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस के कई लड़ाकू रणबांकुरे तैयार हैं। पहले दिग्विजय की भुजाएं फड़क रही थी, आज 2 और चैंपियन चेहरों ने कैमरे पर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। देश के खजांची यानी वित्त मंत्री श्रीमान पी चिदंबरम को तो खैर हिंदी न जानने का मलाल है। खुद अपनी सीट से तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन कहते हैं कि हिंदी आती तो काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी को मात देने का मादा वो भी रखते हैं। उधर धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए राशिद साहब ने वाराणसी से टिकट की ख्वाहिश जता दी। आला कमान को खत लिख दिया। गहन अध्ययन के बाद शायद इस चुनाव की खासियत भी समझ गए। कहते हैं काशी में लड़ाई सिर्फ सांप्रदायिकता से है। वाराणसी का ये चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव नहीं होगा। वाराणसी का ये चुनाव कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का चुनाव होगा। और बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो मुझे यकीन है कि वो खड़े ही नहीं होंगे। ये पूर्वाभास भी है राशिद साहब को कि मोदी को हराने के लिए मजबूत कैंडिडेट उतरा तो कई पार्टियों के उम्मीदवार मैदान ही छोड़ देंगे। वैसे मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार का पैंतरा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और कौमी एकता दल के नेता अफजाल अंसारी ने भी चल दिया है। मुख्तार की पार्टी ने सभी सेकुलर दलों को साथ आने के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त दिया है। प्रस्ताव ये भी है कि अगर मुख्तार की आपराधिक छवि पर किसी को ऐतराज है तो सहमति से एक नाम तय करें जिसका समर्थन उनकी पार्टी भी करेगी। कोई एक साझा उम्मीदवार सेकुलर पार्टियां लाएं, हम ये त्याग करने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं कि हम बनारस सीट पर व्यापक जनाधार रहते हुए भी जो साझा उम्मीदवार आएगा उसके समर्थन में न सिर्फ मुख्तार अंसारी को हटा लेंगे बल्कि उसको समर्थन भी कर देंगे। सुना आपने, मोदी को हराने के लिए कैसे माफिया मुख्तार के भाई त्याग और कुर्बानी देकर शहादत तक को तैयार हैं। वैसे कल्पना की जमीन पर ही सही, लेकिन इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर सभी पार्टियों के साझा उम्मीदवार पर मुहर लगती है तो मोदी के खिलाफ वाराणसी के करीब 2 से 2.5 लाख मुसलमानों का एक मुश्त वोट एक ही पार्टी को मिल सकता है और सीधी टक्कर का दिलचस्प मैदान तैयार हो सकता है। गेंद कांग्रेस के पाले में है क्योंकि मुलायम और मायावती ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। केजरीवाल भी मैदान में आ चुके हैं। इंतजार सिर्फ कांग्रेस का है जिसके खेमे में मोदी से लड़ने वाले चेहरे पर 2 हफ्ते से मंथन चल रहा है। पूछो तो जवाब आता है, बस 1-2 दिन में पोस्टर फटेगा और हीरो निकलेगा। Are you going to challenge the Varanasi seat? If so, is there a chosen one?
Most certainly, we are going to challenge the Varanasi seat. We still have not decided on the candidate. Why should we know? क्या कांग्रेस डरी हुई है वाराणसी में? चुनाव कैंडिडेट अभी तक नहीं उतार रही है वहाँ से। अब तो आ जाएगा, 1-2 दिन में। आज ही आ जाएगा लिस्ट या कल आ जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि हम डिले कर रहे हैं, ये कोई डिले नहीं है, ये हमारी टैक्टिक्स है। ठीक टाइम पे पर्दे पे नाम आ जाएगा और जब सब भागेंगे, हम ट्रेलर भी नहीं दिखाएंगे, एकदम 70 mm में उतरेंगे। पता नहीं वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जब कांग्रेस का कथित हीरो पोस्टर फाड़ कर बाहर निकलेगा। सवाल इसीलिए उठे कि क्या कांग्रेस को मोदी के खिलाफ वाराणसी से नहीं मिल रहा कोई मजबूत उम्मीदवार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि 2 हफ्ते बाद भी क्या कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो बनारस में मोदी का मुकाबला कर सके, मोदी को चुनौती दे सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं NK सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मीम अफजल साहब, कांग्रेस नेता, और कुछ देर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। बीजेपी से नलिन कोहली और आम आदमी से आशुतोष। मुकाबला उसके बाद दिलचस्प होगा, लेकिन शुरुआत मीम अफजल साहब से। मीम अफजल साहब, आज एक नए चैंपियन मैदान में आए हैं, राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब ने चिट्ठी लिखी है हाईकमान को, चिट्ठी मेरे हाथ में है, और कैमरे पर बाइट दी उन्होंने, कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं और मुझे सिर्फ पार्टी आदेश करे। और चिट्ठी में भी उन्होंने कहा है कि मुझे, अगर हाईकमान को, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मोदी से मुकाबला कर सकता हूं बनारस में। दूसरे आपके दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि हमें कहें तो हम लड़ने को तैयार हैं। तो देर कहां है सर? इतने चैंपियन आपके पास हैं, आपके खजाने में है। अजीत भाई, मैं असल में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं भी पार्टी में हूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था, लड़ना चाहता हूं। अब मैं अगर चिट्ठी लिख करके प्रेस को बुला करके ये कह दूं कि मैंने ऐसा अपनी प्रेसिडेंट को लिखा है, तो ये पार्टी के शायद पार्टी में इस तरह से काम नहीं होता है। एक चिट्ठी पहले भी लिखी थी उन्होंने और उसका भी काफ़ी तस्करा मीडिया में हुआ था। मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसूल की बात करूंगा कि अगर वो लड़ना चाहते हैं और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है तो उसको प्रेस में लीक करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का ताल्लुक है, उनसे सवाल पूछा गया। राशिद अल्वी पहले इसी पर आते हैं। आपने किसी भी कांग्रेस के नेता से सवाल पूछेंगे, मीम अफजल पहले इसी पर आते हैं। मीम अफजल साहब, फिर ये मामला दिलचस्प है कि राशिद अल्वी आपकी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता भी रहे, आप प्रवक्ता पद से उन्हें कुछ दिन पहले हटा दिया गया है। राशिद अल्वी अगर ये चिट्ठी लिखते हैं कांग्रेस हाईकमान को जिसमें कहते हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू कंटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी फ्रॉम बनारस, और उसके बाद कैमरों पर बयान देते हैं, तो क्या मानते हैं? आपने जो कहा उसका मतलब यह है कि उन्होंने ये गलत किया है, पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है ये? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं थी। मैं नहीं कहता हूं गलत किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके पीछे उनकी मंशा चुनाव लड़ने की है या नहीं है, इस पर सवाल खड़ा होता है मेरा। आपने कहा दिग्विजय सिंह जी का, नहीं, दिग्विजय पर बाद में आएंगे, दिग्विजय पर बाद में आएंगे, दिग्विजय पर बाद में आएंगे, दिग्विजय पर बाद में आएंगे। फिर क्या उनकी मंशा है जी? तो क्या आप लोगों को एक मिल गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई, आनंद शर्मा ने भी एक बार पहले कह दिया था, तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से, नेपथ से निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं भिड़ने को तैयार हूं। ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है ये? इसका फैसला आपको करना है, चूंकि आप सुबह से दिखा रहे हैं। तो मैंने तो जो तबसरा करना था वो कर दिया, मुझे जो कमेंट देना था एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से वो मैंने दे दिया। चलिए, मैं दिग्विजय सिंह पर अभी बात करूंगा, लेकिन जरा उससे पहले, चूंकि ये दिलचस्प पहलू है, इसको समझना चाहूंगा। NK सिंह जी, ये चिट्ठी हमारे पास है, राशिद अल्वी ने चिट्ठी लिखी है, प्रवक्ता पद पर अब नहीं है, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मीडिया को दिया और कैमरे के सामने बयान दिया कि मैं मोदी से भिड़ने लड़ने को बनारस में तैयार हूं। और जिस ढंग से मीम अफजल कह रहे वो बिटवीन द लाइन्स वो बता रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है? मीडिया अटेंशन के लिए। मैं एक आपको, आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से एक छोटा सा किस्सा सुना दूं तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। एक बार एक हाथी रास्ते में अपना झूमता हुआ चला जा रहा था, तो एक चूहे ने कमर पे हाथ रख के सामने खड़ा हुआ, बोला कि भाई कहाँ जा रहा है? तो हाथी को बड़ा मजा है कि चूहा इतना अकड़ के बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई मैं तो हाथी हूँ, जरा जंगल जा रहा था, पर आप कौन हैं? तो चूहे ने कहा, था तो मैं भी हाथी, आजकल दुबला हो गया हूँ। ये पूरा जो किस्सा है राशिद अल्वी का, ये कहना कि मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा, मुझे लगता है कि पब्लिसिटी अच्छा हो सकता है कि वहां पे अगर
आपने इस तरह का कोई कैंडिडेट दे दिया तो पोलराइजेशन ऑब्वियस है। और खास करके अगर कोई मुस्लिम नहीं, लेकिन पोलराइजेशन भी मजबूत नेता के रहने से होता है। कोई भी चला जाए मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन कहां से होगा? एक बार 99 में बीएसपी के टिकट पर जीते हैं। बिल्कुल कोई नहीं हो सकता। और इतने हल्के नेता को देके आप पोलराइजेशन करेंगे, उनसे ज्यादा तो मुख्तार अंसारी ऑलरेडी है। लेकिन मीम अफजल साहब जो इन्होंने कहानी सुना दी हाथी और चूहे की, लगता नहीं ये मजाक उड़ा रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता ऐसी चिट्ठी लिखकर कैमरे पर बयान दे रहे हैं तो आपकी पार्टी का ही मजाक उड़ रहा है। देखिए, एनके सिंह साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जब जर्नलिस्ट आपकी डिबेट में बैठता है तो उसको ये इख्तियार है कि वो अपनी समझ के मुताबिक जो चाहे कमेंट करे। मैं यही कहूँगा कि एनके सिंह साहब बहुत तजर्बेकार आदमी हैं और उन्होंने जो बात कही है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि या तो वो राशिद अल्वी के खिलाफ जाएगी या एनके सिंह साहब के खिलाफ जाएगी। मैं दोनों में से वो एक भी काम नहीं करना चाहता। चलिए, लेकिन राशिद अल्वी ने ये चिट्ठी अगर लिखी और कहा मैं मोदी से लड़ने को तैयार हूं, जो 99 में एक बार बीएसपी के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़े हैं, उसके बाद राज्यसभा में रहे और जहां भी हैं आज, लेकिन ये चिट्ठी लिखकर लगता नहीं कि एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि आप देश में लगातार पिछले 15 दिनों से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान कि हम लड़ने को तैयार हैं, कभी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और पिछले 6 दिन से इवन सोनिया गांधी ने जिस दिन घोषणा पत्र जारी किया, सोनिया गांधी ने कहा हम तुरंत उम्मीदवार देंगे, जल्द ही आएगा। मधुसूदन मिस्त्री जो आपके प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि बनारस का उम्मीदवार अगले 1-2 दिन में आ जाएगा, यह 27 मार्च को कहा। रेणुका चौधरी ने उसी दिन कहा कि हमारे उम्मीदवार जब आएंगे तो बाकी कोई मैदान में नहीं टिकेगा, सब भाग जाएगा। ये कब आएंगे सर? और ये आ रहे तो राशिद अल्वी इस तरह की चिट्ठी जारी करके तो फजीयत करवा रहे हैं। आप उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं कर रहे हैं और फजीयत अलग से करवा रहे हैं। देखिए, हम तो सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम देने पे आपको लग रहा है कि हमारी फजीयत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो मैनिफेस्टो लाने को तैयार नहीं है, उसकी फजीयत का बेचारों का क्या होगा? नहीं, वो मैनिफेस्टो पर तो उनसे हम किसी और दिन बहस कर लेंगे, अभी तो हम उम्मीदवारी पर बात कर रहे हैं। राशिद अल्वी की चिट्ठी चूंकि बहुत दिलचस्प है, नलिन आ रहा हूं आपके पास। अजीत अंजुम साहब, इसमें कोई फजीयत नहीं है। अच्छा, जब हमारा उम्मीदवार का ऐलान होगा तो आपको एहसास होगा कि हमने एक अच्छा उम्मीदवार दिया है और जो अच्छा मुकाबला करेगा। नहीं तो वो पृथ्वीलोक से ही तो आएगा ना सर, पृथ्वीलोक से ही आएगा और कांग्रेस के ही उसमें से पृथ्वीलोक से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। तो आप डरा क्यों रहे देश को और मोदी को? रेणुका चौधरी 4 दिन पहले करी ऐसा उम्मीदवार होगा कि सब भाग जाएंगे, तो डरा क्यों रहे? उम्मीदवार आप दे नहीं रहे, डरा रहे। रोज डराने की राजनीति हम कहाँ करते हैं? डराने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, तो सवाल ये है, हम समझना चाह रहे हैं मुश्किल कहाँ है। नलिन कोहली, चलिए आपके पास आता हूँ। नलिन कोहली, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा उम्मीदवार आएगा वैसा आएगा। मुश्किल कहीं नहीं है। नहीं, तो क्या दिक्कत है? दिग्विजय सिंह ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मोदी से मुकाबला करने को तैयार हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में लाइन लगी है कि हमें भेजो और बस हम भिड़ ही जाएंगे वहां पर, और उसके बाद राशिद अल्वी निकल कर आते हैं। असली नाम ही नहीं आ रहा है। अजीत भाई, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे नेता बहुत कम ऐसे अक्सर होते हैं जहां एक डिबेट में हम जब बैठते हैं तो एक वरिष्ठ पत्रकार ऐसा कुछ कह देते हैं कि हमारी हंसी जो है रुक नहीं पाती बहुत देर तक। तो मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूं अगर मैं हंस रहा हूं, पर मुझे अभी भी एनके सिंह साहब की बात जो है लगातार गूंजती है और कभी कभी थोड़ा सा हंस लेते हैं हम। लेकिन अगर हम वापस चर्चा पे आए, नहीं हंस तो अफजल साहब भी रहे, उनको भी अच्छा ही लगा। आई है मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पर बहुत लोगों की राजनीति चलती है क्योंकि मोदी जी के नाम से वो प्रासंगिक हो जाते हैं और उनकी मतलब राजनीति टेलीविजन पे चलती है। एक तो नेता इस देश के ऐसे अभी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के भी आपके प्रवक्ता, उनका तो सुबह शाम दोपहर मोदी जी का नाम लेकर ही काम चलता है। अपने आप से कोई सवाल जवाब नहीं होता, पर वो तब आशुतोष के लिए प्रतीक्षा कर लेते हैं। अब राशिद अल्वी जी ने उसका दूसरा एक उदाहरण दिखाया है। हर व्यक्ति मोदी जी के नाम से छप जाते हैं। यदि वो हमारे 300 प्लस उम्मीदवारों में से 280 या 250 नामों में से किसी का करते तो शायद आज ये डिबेट नहीं हो रही होती, क्योंकि वो लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। अच्छा, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? एक बार आपको रोक रहा हूं, आप दोनों को। हमारे साथ है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साहब, फोन लाइन पर हैं। अफजाल अंसारी ने एक नई बात कह दी है कि अगर वहां कोई साझा उम्मीदवार हो तो मुख्तार अंसारी की उम्मीदवारी
वापस भी ले सकते हैं और उसको समर्थन कर सकते हैं ताकि मोदी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार हो और मुख्तार अंसारी को हटा भी सकते हैं। अफजाल अंसारी साहब, वो उम्मीदवार कैसा हो? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार होगा अगर दिग्विजय सिंह और कोई भी, तो उसको भी समर्थन करेगी आपकी पार्टी? दो बातें हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार हो और नॉन मुस्लिम हो तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात को अधूरा प्रसारित किया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि मुख्तार अंसारी ने 2009 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। 1,87,000 वोट मिला था। जी पता है जी। 2,03,000 वोट पा करके मुरली मनोहर जोशी जीते थे। हम आज भी सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी है बनारस में। जो लोकसभा का चुनाव होना नहीं, मैं जानता हूँ अंसारी साहब, वो मैं जानता हूँ। मैंने ये दिया मतलब ये यूनिटी आप अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं? हाँ अंसारी साहब, उसी में एक चीज जो आपने कहा, आपका बयान है कि हमारा प्रस्ताव हम त्याग करने के लिए तैयार है, कुर्बानी को तैयार है। हम बनारस सीट का व्यापक जनाधार रहते हुए साझा उम्मीदवार आएगा तो उसके समर्थन में न सिर्फ मुख्तार अंसारी को हटा देंगे बल्कि समर्थन करेंगे। तो ये साझा उम्मीदवार कौन होगा? जैसा कि कहा, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, कांग्रेस का हो, आप समर्थन करेंगे? नहीं, मैंने ये कहा है, मैं अपनी बात पे पूरी तरह से कायम हूँ कि या तो मुख्तार अंसारी को सभी दल समर्थन करें और अगर इस पर उन्हें एतराज है तो जो सेकुलर पार्टियां बनती हैं, ये नाम नेहाद नेता अपने में से कोई एक साझा उम्मीदवार लड़े। हम ये कुर्बानी देंगे कि बनारस में मोदी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी और कौमी एकता दल और एकता मंच उस साझा उम्मीदवार का समर्थन करेगा। मैं एक लाइन और समझना चाहता हूं, आप चूंकि एक अहम बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी साहब, वो उम्मीदवार मान लो अगर दिग्विजय सिंह होते हैं या कांग्रेस का कोई होता है, कोई कंडीशन होगा, शर्त होगी आपकी? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, लेकिन मान लो और ये अगर से ये नहीं चलता राजनीति में। राजनीति में स्पष्ट एक बात होती है कि अगर साझा उम्मीदवार आया, सिर्फ एक कांग्रेस की आप बात करें, मैंने कहा सेकुलरिज्म का डंका बजाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या केजरीवाल साहब आम आदमी की पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जो चौधरीयात करती है पूरे देश में सेकुलर जमातों को इकट्ठा करने का, तो अगर ये सब लोग बैठ करके एक साझा उम्मीदवार तय कर देंगे तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, या ये सारे लोग हम समर्थन जी। चलिए आप हमारे साथ रहिए जरा, आपकी बात को इनके सिंह से समझते हैं। हालांकि कुछ बात ऐसी है कि न राधा को नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। हल्का सा अफजाल साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बड़ा ही वैलिड प्रपोजल उन्होंने दिया था। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि बड़ा ही मतलब बुद्धिमत्ता का प्रपोजल है कि हम विड्रॉ कर लेंगे अगर कोई कॉमन कैंडिडेट आप देते हैं। मेरे मन में दो ही सवाल उठा कि अगर वो कांग्रेस या आपका या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम है तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है कि अनइक्विवोकली अफजाल साहब ने कह दिया कि हाँ हम समर्थन करेंगे। यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि एक माहौल अभी तक नहीं बना है कि कांग्रेस बीएसपी के साथ या एसपी के साथ मिलकर करे। अगर इस तरह का प्रयास होता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन शर्त यही है कि अगर आपने साझा कैंडिडेट कोई मुस्लिम खड़ा किया तो जो कम्युनल पोलराइजेशन होगा वो मेरे ख्याल से मोदी के खाते में जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट इन चारों के उससे आए, सहमति से आए, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? अंसारी साहब जवाब दीजिए, उसके बाद हम किसी और मुस्लिम कैंडिडेट के सवाल पर बनारस के लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी से पॉपुलर कोई नहीं है। गैर मुस्लिम अगर आएगा, ये तो नई बात आपने कह दी। करके आएगा। अफजाल साहब आप सीनियर लीडर रहे हैं, अभी अभी आपने कहा कि नहीं हम इसको कुर्बानी करने को तैयार हैं अगर एक कॉमन कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम हो और किसी भी इन पार्टियों में से आए। अभी अभी आपने कहा है, आप बदल रहे हैं। मैं अभी उस बात से नहीं पलट रहा हूँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि हाँ नॉन मुस्लिम अगर आएगा और कॉमन कैंडिडेट होगा, बिल्कुल खुलेआम समर्थन करूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा कि उसको वहां जिताया जाए। चलिए जरा एक बार आते हैं मीम अफजल साहब, क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है? हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहां से कोई ऐसी गुंजाइश बनती है कि कोई साझा उम्मीदवार हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कांग्रेस बात करे बाकी दलों से? अजीत अंजुम साहब, मैं इसमें दो बातों को सबसे पहले जो अहम है वो बता दूं कि मायावती जी ने ये ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में वो किसी भी पार्टी के साथ कहीं पर भी किसी किस्म का चुनाव समझौता नहीं करेंगी और तमाम सीटों पर लड़ेंगी। तो वो तो खारिज हो गया एक तरह से। मुलायम सिंह जी के बारे में मैं नहीं कह सकता वो क्या फैसला करेंगे,
जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारे नेता इसका अध्ययन करेंगे। जाहिर है कि ये प्रपोजल अभी आया है, ये सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही गौर किया जा सकता है। मैं इस टीवी डिबेट में तो जवाब नहीं दे सकता। चलिए, लेकिन आपको हम आंकड़े बता दें, मीम साहब, आपको हम आंकड़े बता दें कि पिछला इलेक्शन अगर कोई इंडिकेटर है तो अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और अजय राय का, जो कांग्रेस कैंडिडेट थे, दोनों का अगर मिला लिया जाए तो वो काफी सवा तीन होता है, जो कि जीतने के लिए काफी जोशी जी से 1,20,000 वोट लगभग ज्यादा है। चलिए, एक बार बात सही है, आपने जो आकलन किया उसका थोड़ा बहुत जानकारी मेरे को भी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अफजाल अंसारी साहब की बात से ये पता लग रहा है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट तय होता है तो वो मुख्तार अंसारी साहब होंगे, और नॉन मुस्लिम होता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं इस पर अभी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर कहीं पर ये तय करना भी है तो इसको सब चीज़ों का संज्ञान करके ही कोई बात कही जा सकती है। मैं इस टीवी डिबेट में इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, लेकिन दिग्विजय सिंह पर दिलचस्पी है सबकी, क्योंकि दिग्विजय सिंह बार बार कर रहे, उस पर मैं आपके पास सवाल के साथ वापस आऊंगा। लेकिन नलिन कोहली, तमाम तरह की मोर्चेबंदी हो सकती है घेरने के लिए नरेंद्र मोदी को। जैसा कि आपने सुना, अफजाल अंसारी ने कहा, मुख्तार अंसारी की दावेदारी पहले रही है और 1,85,000 वोट मिला है। जोशी जी सिर्फ 17-18,000 वोट से जीते हैं। ये घेराबंदी क्या किसी तरह के मुश्किल का संकेत है? और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल पहले से है और सुना है वो 20 दिन कैंप करने वाले हैं चुनाव के पहले। दो विषय हैं। पहली बात तो ये अजीत भाई कि लोकतंत्र में अधिकार है, सारे जो लड़ना चाहे, एकजुट होकर लड़ना चाहे, अलग अलग लड़ना चाहे, स्वतंत्र हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार और हमारे भाजपा के कैंडिडेट वहीं से लड़ रहे हैं। हम लोग इस पे नहीं, जनता में अपनी बात रखेंगे, उनको उतना ही अधिकार है, देखते हैं, जनता पे छोड़ते हैं। दूसरी बात ये, आपने एक अरविंद केजरीवाल जी का नाम रखा था। दिल्ली से अपने समर्थक, इलाहाबाद से, पंजाब से कई लोग ट्रेन में गए। सुबह उन्होंने घोषणा उसकी कर दी थी और शाम को अपने समर्थकों से उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया। तो अगर उनको भी जाना है, वैसे नाम तो वो जनता पूरी दुनिया का लेते हैं, करना चाहे उनकी भी रजामंदी, उनको जो है लड़ना चाहे नहीं लड़ना चाहे, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आम आदमी पार्टी, अक्सर हम तो कहते हैं कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ। केजरीवाल साहब पर कमेंट करूंगा अगर मुझे मौका देंगे आप। नहीं, केजरीवाल पर कमेंट करिएगा। हमारे साथ आशुतोष जुड़ने वाले, मैं चाहूंगा आशुतोष की मौजूदगी में करें ताकि जवाब दें। लेकिन उससे पहले जरा दिग्विजय सिंह पर कमेंट करिए। ये दिग्विजय सिंह इतना माहौल बना रहे हैं, मैं लड़ने को तैयार हूं पार्टी कहे, मैं लड़ने को तैयार हूं पार्टी कहे। तो अगर वो चाहते हैं ये लड़ने भिड़ने के लिए, शहीदी जत्था में नाम लिखवाना चाहते, भेज दीजिए उनको। वैसे भी सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलंबरदार हैं वो, सवाल पूछा गया और आप दिग्विजय सिंह जी, क्या आज चिदम्बरम जी से भी सवाल पूछा गया? आप किसी भी बड़े नेता से सवाल पूछेंगे किसी पार्टी के कि आप लड़ना चाहते हैं तो कोई भी मना नहीं करेगा। सब ये कहेंगे अगर पार्टी इजाजत देगी या पार्टी चाहेगी तो हम लड़ेंगे। वही बात उन्होंने कही। तो पार्टी चाहेगी तो आप भी लड़ेंगे, उसको कोई महत्व ये नहीं दे सकता। जाहिर है कि तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन सच ये है अफजल साहब, कहा जा रहा है कि पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। कोई ऐसा नेता मिल नहीं रहा है जिसकी चर्चा हो रही है, उसके भी पसीने छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन लड़ेगा। इसीलिए सोनिया गांधी के कहने के बाद, इसीलिए मधुसूदन मिस्त्री के कहने के बाद, इसीलिए तमाम नेताओं की तरफ से कहने के बाद कि हम 1-2 दिन में ऐलान करेंगे, ऐलान में देर हो रही। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि क्या कौन होगा बनारस से मोदी के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार, और क्या कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है मजबूत उम्मीदवार। बनारस से उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान 2 हफ्ते पहले हो चुका है। 2 हफ्ते से कई नाम चर्चा में है कि कौन लड़ेगा नरेंद्र मोदी से मैदान में, बनारस का अखाड़े में। कई नामों के बीच राशिद अल्वी, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने आज कहा, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, मीडिया के सामने कहा, मैं लड़ने को तैयार हूं। दिग्विजय सिंह कई बार कह चुके हैं। चिदम्बरम ने कहा उन्हें तो वो भी लड़ सकते थे। ऐसे कई नेता मैदान में आ रहे हैं अलग अलग बयान की शक्ल में। लेकिन असली नेता कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, इसका अता पता नहीं है। अफजल साहब हमारे साथ हैं, पंकज सिंह आपके पास आऊंगा। उससे पहले भीम अफजल साहब, मोदी के गुब्बारा फोड़ने का राहुल गांधी कह रहे हैं, बता भी रहे एक्टिंग करके कि कैसे गुब्बारा फुलाया गया और कैसे गुब्बारा फूटेगा। लेकिन आपको एक उम्मीदवार, एक अदद उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है जो मोदी को कैसे चुनौती देगा। शिकस्त की बात तो छोड़ ही दीजिए। देखिए,
अजीत अंजुम साहब, आप बार बार इस सवाल को उठाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या ये अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट की कमी है या हमारे पास बहुत कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं, आपके पास एक्चुअली 40-50 कैंडिडेट है, आप सिर्फ छांट रहे हैं कि उस 50 में से गामा पहलवान कौन होगा। हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी गामा पहलवान हो सकता है। अच्छा, कोई भी हो सकता है, गामा पहलवान कोई भी हो सकता है, मतलब आपके पास ज्यादा लोग हैं इसलिए आपको टेंशन है कि किससे लड़ाएं, मोदी को किससे हरवाएं, भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए नलिन कोहली के पास आता हूं, इनके सिंह बहुत दिलचस्प टिप्पणी है। नलिन कोहली, इनके पास बहुत सारे लोग हैं बनारस से, बहुत सारे गामा पहलवान टाइप के लोग हैं, ये उसमें छांट रहे हैं कि किससे मोदी को हरवाएं, जैसा कि इनके सिंह ने कहा। लड़वाएं तो छोड़िए, हरवाने के लिए छांट रहे हैं। मैं कुछ थोड़े से तथ्य रखना चाहूंगा। जैसे शिव गंगा की बात कर रहे हैं चिदम्बरम जी, खुद तो वहां लड़ने के लिए तैयार नहीं है और मोदी जी के बारे में वहां जनरेशन शिफ्ट हो गया। दिग्विजय जी ने खुद ही अपने आप से 10 साल का संन्यास लिया। इस बीच में भाजपा की 2 बार सरकार आ गई मध्य प्रदेश में और उसके चलते चलते आधी पार्टी वहां से भाजपा में आ चुकी है। तो मतलब नेता आप जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल फैक्ट क्या है? राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, सोनिया जी उनसे भी बड़ी नेत्री होंगी, लेकिन वो अपने दोनों सीटों को छोड़ के कहीं उत्तर प्रदेश में ही, देश तो बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं लड़ पाएंगे। तो नेताओं की कमी है उनके यहाँ। नहीं, वो लेकिन आपके भी टेंशन है 5-6 दिन से। किराए बरेली अमेठी में कौन होगा, वहाँ भी चर्चा इसी तरह से चल रही है। आपके ऊपर भी अप्लाई होता है भारती, आज हमारी ये फार्मूला आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, आपकी पार्टी पर भी अप्लाई होता है। बिल्कुल। एक मिनट सर, मैं जवाब दे देता हूं। आज हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ रही है, हो सकता है कि बाकी जो भी बचे सीट है देश में उन पे नाम आ जाए, तो अभी 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद बैठेगी, तो रात तक प्रतीक्षा करना चाहिए। हो सकता है ये जवाब थोड़ा सा एडवांस में हो और हो सकता है कल इस पे एक बहस भी हो सकती है। चलिए एनके सिंह जी, क्यों क्या आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? क्या उम्मीदवार की कमी, या जैसा कि करे अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार का टोटा है, मजबूत उम्मीदवार का, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं उनके गोदाम में सिर्फ निकालना है। आप जरा अजीत जी गौर कीजिए कि क्या इलेक्शन का माहौल है ये। एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़ के, खास करके राहुल गांधी को छोड़ के, क्या आज कोई भी कांग्रेस लीडर आपको दिखाई दे रहा जो जबरदस्त विजिल स्टॉप टूर कर रहा हो, जगह जगह जा रहा हो और बातें कह रहा हो? एक अजीब सा माहौल बन गया है जिसमें कि कांग्रेस के नेता निकल ही नहीं रहे। आप जरा गौर कीजिए, दिग्विजय सिंह जी का जो सेंटेंस था, उनके चेहरे को देखिए और हल्का सा एनालिसिस कीजिए। तो अगर पार्टी चाहेगी तो हम लड़ेंगे। अरे कोई धकिया के थोड़ी लड़ाएगा। अगर आप कह दे तो आप एक सीधे जाइए और वहां कहिए कि भाई इतने सालों से हम सेकुलरिज्म को लेके एक स्पाउस कर रहे हैं कॉज को और हम लड़ने जा रहे हैं, कौन मना करेगा? लेकिन हकीकत यह है कि जब तक एक कॉमन फ्रंट नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के बूते में अभी इस समय कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि वाकई जाके मुकाबला कर सके। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अफजाल का जो प्रपोजल है वो बिल्कुल गौर करने लायक है। ये थोड़ा मैं उस पर अफजाल पे भी बात करूंगा। क्या ये सिर्फ सांकेतिक और प्रतीकात्मक लड़ाई होगी कांग्रेस के लिए? हाँ, बिल्कुल प्रतीकात्मक। 2 चीजें हैं। अगर नहीं लड़े, मान लीजिए कि डर क्या है कांग्रेस को? डर सिर्फ ये है कि अगर छोटा कैंडिडेट लड़ाएंगे और जमानत जब्त होती है तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वाकई जो वेल एस्टैब्लिश्ड लीडर है उनकी लड़ा देते हैं, उसकी जब्त होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही एक पशुपेश है जिसकी वजह से कांग्रेस को दिक्कत हो रही कि अगर बड़ा ना लड़ाए तो छोटा लड़ाएंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो ऑब्वियस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अंत में मेरे ख्याल से यही पे आके राजी होंगे कि कोई छोटा कैंडिडेट लड़ा दो, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए नलिन कोहली, आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए, लेकिन आशुतोष देर से जुड़े हैं, इसलिए एक सवाल आशुतोष से लेता हूं, उसके बाद नलिन कोहली आऊंगा। आशुतोष, आपकी पार्टी की तरफ से केजरीवाल के नाम का ऐलान तो बनारस से तभी हो गया जब मोदी के नाम का ऐलान हुआ। अब कांग्रेस की तरफ से कई नाम आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की चर्चा कई बार है, खुद भी कह चुके हैं। आज एक राशिद अलवी ने अपनी तरफ से शिगुफा छोड़ा है। अब इस बीच एक अफजाल अंसारी ने कह दिया कोई साझा उम्मीदवार हो तो हम समर्थन करेंगे। इन सब के बीच केजरीवाल, आप कैसे देखते हैं? उन्होंने आपका भी नाम लिया है कि आपका भी कैंडिडेट आए तो मुझे कबूल है, ऐसा भी कुछ कहा है उन्होंने। देखिए अजीत जी, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस और नरेंद्र मोदी ये दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस को तो देश से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते। गुजरात में मैंने 15 साल तक लड़ने की कोशिश की, मैं नहीं लड़ पाया।
ये माफी मांगनी चाहिए। इसलिए अब जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, तब अब कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच गई है। यार सेकुलरिज्म के तो सबसे बड़े जो हम आगे बढ़ के कहा करते थे, अब तो वो अरविंद केजरीवाल के पास चला जाएगा। तो अब कांग्रेस एक नकलची पार्टी है। अगर उसकी दिल नरेंद्र मोदी से लड़ने की होती तो खुद सोनिया गांधी या राहुल गांधी में से कोई एक कहते कि भाई से लड़ूंगा जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, ना ये ऐसा कह सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो बाकी तमाम लोग उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है कि किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है यहाँ पर। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मैं तो आधे घंटे से आपके डिबेट लेकिन मीम अफजल साहब भी आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए तैयार है। नलिन कोहली को तो लगता है, बीजेपी को तो लगता है अरविंद केजरीवाल का भूत आता है, रात को भूत आता है, सवेरे इन लोगों को डर लगने लगता है। और फिर ये उसके बाद हर हर मोदी कहते हैं, फिर डर मोदी हो जाते हैं, थर थर मोदी हो जाते हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो पार्टी अपने नेता को महादेव से ऊपर बताने की कोशिश करे, उसको हिंदू संस्कृति हिंदू परंपरा का एहसास नहीं है। बनारस के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है, पूरी हिंदू संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की है। जिस तरीके से हर हर मोदी की बात करते हैं, इनको तो पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को महादेव से ऊपर बनाने की कोशिश, लेकिन उसके लिए मोदी ने तो ट्वीट करके कह दिया, मोदी ने ट्वीट करके अपने समर्थकों को कह दिया, आशुतोष जवाब देंगे नलिन कोहली। उसके बाद आ रहा हूं मीम अफजल। नलिन कोहली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि आशुतोष जी, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं भारत और इस पूरे भारत के अंदर में हर धर्म का कोई व्यक्ति जो रहता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, उससे माफी मांगनी चाहिए अरविंद को कि उन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई। कोई माता पिता किसी भी धर्म का हो, अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाते। तो आप हमें यहाँ पर ज्ञान मत दीजिए संस्कृति का। और शायद इसीलिए वाराणसी की बात ये बताइए, पहला हमारी संस्कृति के साथ सुन लीजिए, पार्टी जो आप लोग जो है जैसे आप आलोचना होती है, जैसे आपके आलोचना होती है तथ्यों के आधार पे आप लोग जो है सुनना बंद कर देते हैं। और ये मेरा स्पष्ट आरोप है कि आपकी पूरी पार्टी जो है आपसे शुरू होकर सीधा अरविंद केजरीवाल तक आप लगातार जो है, जब आपके ऊपर तथ्यों का आरोप होता है, तब आप जो है भागते हैं और भड़बड़ा जाते हैं। आप डर केजरीवाल नहीं, डर नलिन कोहली सोचिए। अरे एक यहाँ साधारण प्रवक्ता भाजपा का आपसे कह रहा है, आप इतने हिल गए कि पूरी आलोचना तथ्यों के आधार पे सुनने की क्षमता नहीं रखते आशुतोष जी। तो मुझे आप क्या इतने बड़े मोदी जी का नाम यदि नहीं लेंगे आप, तो आपको कोई चैनल शायद बुलाएगा भी नहीं। दिल्ली से ट्रेन भर के ले गए, आपके न्यूज़पेपर कटिंग्स है हमारे पास, पंजाब से लोग गए, अपने ही समर्थकों को लेकर गए और आपने पूरा डाल दिया वाराणसी के लोग पे। तो इसीलिए हमें ज्ञान मत दीजिए, चुनाव है, आप भी उतरिए चुनाव में। आपके समर्थक जैसे जो है इंक लगा देते हैं और आप ब्लेम जो है मोदी जी पे लगा देते हैं। आशुतोष एक मिनट, नलिन कोहली एक मिनट, आशुतोष केजरीवाल जी को थप्पड़ मारता है, नलिन कोहली आप ही के समर्थक होते ब्लेम लगाते हैं मोदी जी पे। नलिन कोहली बंद कर दीजिए मोदी जी पे, जाइए जनता के भी। एक मिनट नलिन कोहली, आशुतोष ठीक है चुनाव लड़ने के लिए गए और केजरीवाल को उस वजह से एक चर्चा में भी है कि केजरीवाल ने ताल ठोकी मोदी के सामने, लेकिन आपके यहाँ भी टोटा है उम्मीदवारों का। 6-7 उम्मीदवार आपका टिकट लौटा चुके हैं। आज भी एक उम्मीदवार ने सलमान खुर्शीद के सामने जिसका मुकाबला था, उन्होंने टिकट लौटा दिया। सलमान खुर्शीद पर सबसे पहले हमलावर आप शुरू में ही हुए, उन पर तमाम इल्जाम लगा के। और लखनऊ से आपने राजनाथ सिंह जैसे कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी प्रेसिडेंट के खिलाफ एक सीरियल में काम करने वाले या फ्लोर पर डांस करने वाले जावेद जाफरी को उतार दिया। तो उम्मीदवारों का टोटा यह है कि आप जावेद जाफरी को उतार रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति है सर? जावेद जाफरी क्या आम आदमी का नुमाइंदा है आशुतोष? नहीं तो आपको क्या लगता है? जावेद जाफरी को आपने क्या कहा? वो डांस करने वाले आदमी। जावेद जाफरी तो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े चैंपियन है सर। करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा झंडा उन्होंने बुलंद किया था। जावेद जाफरी जनसेवा के सर 30 साल से जनसेवा कर रहे हैं। अजीत जी पहले आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने कहा जावेद जाफरी डांस करने वाला आदमी है,
आप एक कला का अपमान कर रहे हो और मुझे लगता है कि आपको राष्ट्रीय चैनल के मैनेजिंग एडिटर है, शब्दों का चयन थोड़ा समझ बूझ के करना मैं ये कह रहा हूं सर, राजनीति के मैदान में, राजनीति के नहीं, जावेद जाफरी क्या करते हैं हमारे दर्शक, आर्ट फॉर्म की इज्जत करिए। जावेद जाफरी क्या करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, समाज सेवा में उनकी भूमिका क्या है, देश के जो दर्शक है वो समझते हैं। आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं उनकी वही भूमिका बता रहा हूं जो उनकी भूमिका है, और हमारे और आपके दर्शक जो भी सुन रहे हो समझ रहे हो जाएंगे। आपकी नजर अमिताभ बच्चन डांस करने वाले हो जाएंगे। चलिए मुद्दे पर आते हो जाएंगे। आशुतोष मुद्दे पर आते तो भी डांस करने वाले, आशुतोष मुद्दे पर आते डांस करने वाले हो जाएंगे। नहीं, जावेद जाफरी एक सम्मानित कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल, चोर उचक्के नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, जो मैंने नहीं कहा, कलाकार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी जरूरत है और आपने उनको अपमानित करने का काम। अरे कहां जा रहे हैं आप अपमानित करने? जो मैंने कहा वहां राजनीतिक मैदान में आपको उम्मीदवार का यह टोटा है कि एक सीरियल में काम करने वाले शख्स, एक फिल्मों में डांसिंग ग्रुप के साथ परफॉर्म करने वाले टेलीविजन चैनल पर शख्स, जावेद जाफरी जिनका कोई राजनीतिक अतीत नहीं है, जिनका 30 साल को जनसेवा का अतीत नहीं है, उनको अचानक आप पैराशूट की तरह उतारते हैं। करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ 10-20 साल लड़ने का अतीत नहीं है आशुतोष, तो आप किस तरह से उम्मीदवार उतार रहे हैं? आप भी वही ग्लैमर का सहारा ले रहे हैं जो 30-40 साल से बाकी पार्टियां करती रही हैं। अजीत जी, क्या मैं आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर डिबेट हो सकती है। उस बात में आप डिबेट नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो बात आप कह रहे हैं उन बातों पर डिबेट होनी चाहिए कि कौन आदमी जनता का नुमाइंदा है, किस आदमी को टिकट मिलना चाहिए, टिकट मिलने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये मैं आपकी, अगर इस पर बहस करेंगे तो इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जावेद जाफरी को डांस करने वाला कहेंगे तो मुझे घोर आपत्ति। मैंने ये नहीं कहा, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। आप बहस को भटका रहे, हर आदमी को हक है। दूसरी बात, कल आप शाहरुख खान को कह देंगे वो नाचने वाला है, आप नहीं, आप बहस को भटका रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप वही काम कर रहे हैं। आप करप्शन के खिलाफ लड़ते, आम आदमी की नुमाइंदगी वाली पार्टी है, और एक जावेद जाफरी को अचानक उतारते जिनका कोई अतीत आम आदमी से जुड़ा हुआ किसी सोशल काम के लिए नहीं है। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। मीम अफजल साहब, कांग्रेस अगर नगमा को उतार रही तो क्या गलत है? फिर तो सब पार्टी वही कर रही है, फिर आप भी वही कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, हाँ, कल को फिर राखी सावंत भी चाहिए रही है, उसको भी कोई टिकट दे दे। राखी सावंत भी बहुत अच्छी चुनाव लड़ सकती है, करप्शन के खिलाफ उसका भी रिकॉर्ड होगा, रोजाना भी चाह रही। मीम अफजल, मेरा कमेंट भी सुन लीजिए आप, क्यों इन्होंने जावेद जाफरी को उतारा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पार्टी भी वही पुरानी राजनीति करने की कोशिश कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी करती थी या मुलायम सिंह जी करते हैं। नहीं, कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे सर? अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल आपने उस समय किया जब अमिताभ बच्चन शोर थे। अजीत अंजुम साहब, पहले आप मेरी बात सुन लें, कांग्रेस तो चैंपियन है, तो मैं जवाब कांग्रेस तो चैंपियन है। राज बब्बर को आप समाजवादी पार्टी से इंपोर्ट करके लाए, फिरोजाबाद से लड़ा। कांग्रेस तो सर नगमा को आपने मेरठ में सीधे उतार दिया। बात हमारी बात भटकेगी, लेकिन कांग्रेस को करने का हक थोड़ी कर रहा हूं साहब। अजीत अंजुम साहब, बात सुने, आप पहले पूरी बात सुने, उसके बाद आप कोई कमेंट करें तो अच्छा लगेगा। जी। आप बीच में जवाब मेरा ले रहे हैं, अभी मैंने बात पूरी नहीं की, आप बीच में काट के अपना नतीजा अक्स कर लेते हैं। जल्दी 30 सेकंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बात पहले पूरी सुने। 30 सेकंड मेरा ये कहना, 30 सेकंड में अपनी बात करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बता दूं, केजरीवाल साहब अगर वहां पर वाराणसी में जाकर के उन्होंने ऐलान किया है मोदी जी के खिलाफ, उसके पीछे उनका जीतना हारना उतना महत्व नहीं रखता जितना उनकी सोच महत्व रखती है। और सोच ये है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर के उन्होंने कोई इतना बड़ा काम किया है कि पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज उनके पीछे शायद खड़ा हो जाएगा। तो ये काम आप कर लीजिए ना। सेकुलरिज्म की राजनीति कांग्रेस करती रही है। दिग्विजय सिंह अपने को चैंपियन समझते हैं। आरएसएस बीजेपी मोदी पर हमला सबसे अधिक दिग्विजय सिंह करते रहे, तो आपकी पार्टी जो सेकुलरिज्म की झंडा बरदार है, आप क्यों नहीं अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं? अफजल साहब, आशुतोष 30 सेकंड कार्यक्रम। अरे भाई, आशुतोष, सवाल यह है कि जिन्होंने उम्मीदवार खड़े कर लिए हैं, क्या उन पर बात नहीं सुनेंगे आप? 30 सेकंड उम्मीदवार खड़े कर दिए, उन पर तो बात करने दीजिए हमको। 30 सेकंड आशुतोष, कार्यक्रम खत्म करना है। मैंने कहा आपको कि जावेद जाफरी को जो खड़ा किया है वो लखनऊ में मुस्लिम वोट को बांटने की राजनीति है, और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की राजनाथ सिंह जी की मदद कर रहे हैं। चलिए, राजनाथ की मदद कर रहे हैं आशुतोष। 30 सेकंड, 30 सेकंड। देखिए, कांग्रेस पहले ये साबित करे, कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। 15 साल से गुजरात के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है।
मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले 15 साल तक कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई, बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस बीजेपी से लड़ कहां रही है? कांग्रेस ने बीजेपी से समझौता कर लिया है, कुछ सीटें उनको मिल जाए तो राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने का उनका क्या कर रहे हैं? दोनों को रोकना होगा। देश छोड़ के चले जाना, लेकिन आप सबको रोकना होगा, आप सबको रोकना होगा। वक्त कम है मीम अफजल, वक्त कम है आशुतोष, लेकिन आपकी पार्टी ने जावेद जाफरी को उतारकर बहुत बड़ा काम किया है, एक नया आयाम स्थापित किया है। जो काम कांग्रेस बीजेपी करती रही है उसी काम को आपने आगे बढ़ाया, एक ऐसे शख्स का जिससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं, सामाजिक काम में जिसका कोई योगदान नहीं, जिससे हमारे और आपके दर्शक टेलीविजन चैनल पर उनकी भूमिका जानते हैं और उस भूमिका की को हम सलाम करते हैं। लेकिन वो राजनीति के मैदान में आ जाए, आम आदमी पार्टी ने उन्हें आम आदमी का नुमाइंदा माना है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आशुतोष